हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से ये जीके के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है आज का, जो कि 101 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आज का क्वेश्चन नंबर 1 है क्योंकि PYQ मैं लेकर आई हूँ और ऐसे ही अब स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम बाद साइंस, है ना। थोड़ा सा काम है तो उसके निपटाने के बाद जो है 9-10 अक्टूबर से हम साइंस स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा स्थान ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध था? तो देखिएगा, जो पुरातात्विक स्थल है ना मेहरगढ़, कौन सा है? मेहरगढ़, यहाँ पे लिखा है ऑप्शन बी। तो मेहरगढ़ को ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता था? एक तो ये पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। नवपाषाण काल के बहुत से अवशेष भी यहाँ से मिले हुए हैं और ये स्थान, अगर वर्तमान करंट की बात करते हैं तो बलूचिस्तान के कच्ची मैदानी क्षेत्र में है और विश्व के उन स्थानों में से एक है जहाँ प्राचीनतम कृषि तथा पशुपालन से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ब्रेड बास्केट। अगला है, निम्नलिखित या निम्नांकित में से किस संस्कृति के लोग प्रथम बार स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे? तो देखिएगा, स्थायी रूप से जो घर बनाकर रहने लगे थे ना, वो थे आपके कौन से? ऑप्शन बी। 1860 ईस्वी में ली मैसूरिचर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की जो टोन्स रिवर है उस रिवर की घाटी में प्राप्त किया था या उसे मिला था। इस काल के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे और साथ ही साथ इस सभ्यता या संस्कृति के निवासी मिट्टी एवं सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे, लेकिन वो स्थायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, निम्नांकित में से किसे श्रीनगर यानी कि कश्मीर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि श्रीनगर, कश्मीर की निर्माण का जो श्रेय जाता है, जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी, मौर्य शासक सम्राट अशोक को माना जाता है। श्रीनगर अलग अलग मंदिर और मस्जिदों के लिए विशेष रूप से फेमस है। 1700 मीटर ऊंचाई पर बसा श्रीनगर विशेष रूप से झील और हाउस बोट के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन पंच सिद्धांतिका का लेखक है? अब यहाँ पे बुक भी पूछी गई है कि कौन है जो पंच सिद्धांतिका का लेखक है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसमें जो है ना, इस बुक में जो 5 खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, ठीक है, खगोल शास्त्र का वर्णन है जिसके अंतर्गत 5 खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, वराह मिहिर। महाराजा विक्रमादित्य के काल में इस ग्रंथ की रचना हुई है। आप ये ध्यान रखिए किसके काल में हुई, किससे संबंधित है, किसका वर्णन किया गया है। खगोल शास्त्र का इसमें वर्णन किया गया है। जो वराह मिहिर थे, इन्होंने वराह मिहिर के टाइम पर ही इसमें 5 खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन भी हुआ है। निम्नांकित किस सन में प्रथम बार चीन में बौद्ध मत को राजधर्म घोषित किया गया था? कमेंट कीजिएगा जल्दी से। पहली बार चीन में बौद्ध मत को प्रथम राजधर्म घोषित किया गया था, तो आपने ध्यान रखना है ऑप्शन बी, 379 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नांकित में से कौन सा बोधिसत्व भविष्य का बोधिसत्व कहा जाता है? ऐसा कौन है जिसे भविष्य का बोधिसत्व के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मैत्रेय, ऑप्शन बी आपका सही होगा, जिसका प्राथमिक कार्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, शुद्ध धम्म को या शुद्ध धम्म का ज्ञान फैलाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, 9वीं शताब्दी का महोदयपुरम राज्य निम्नांकित में से किससे संबंधित था? तो ये आपका महोदयपुरम राज्य निम्नांकित में से 9वीं शताब्दी में किससे संबंधित था? याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन हो जाएगा चेरों से संबंधित था, चेर राज्य से संबंधित था। महोदयपुरम जो है ये प्रायद्वीप, जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है, उस प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है वहीं पे अवस्थित था।
ठीक है। यहाँ पर इस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी ना वो थी अल्पालम। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान ने शर्की सल्तनत का अधिग्रहण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शर्की वंश जो है वो स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था, ठीक है ना। तो बहलोद जो लोदी था, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए। देखो, बहलोद लोदी ने जब जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, जहाँ पे सरकी वंश क्या कर रहा था, स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था, लेकिन बहलोद लोदी ने बहलोली नामक एक सिक्का जारी किया और ये सिक्का अकबर के शासनकाल तक प्रचलन में रहा। ये याद रखना, वह अपने सरदारों को मसनद अली कहकर पुकारता था। आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जो अपने सरदारों को मसनद, ठीक है ना, मसनद ए अली कहकर पुकारता था? तो वो था बहलोल लोदी। इसके बाद इसका बेटा निज़ाम खां शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, संत रामानंद का जन्म निम्नांकित में से किस स्थान पर हुआ है? कल भी आई थिंक आप लोगों ने करा था, तो ये प्रयाग नगर यानी कि प्रयाग अर्थात इलाहाबाद में हुआ था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये रामानुजन थे ना, भारत के पहले महान भक्त संत हुआ करते थे, रामानंद जो थे उत्तरी भारत के, और ये रामानुजन के शिष्य थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का, अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया था? तो कृषि भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया था? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक थी पोलज, ठीक है, कौन सी थी? पोलज। दूसरी थी परती और एक और थी चाचर और एक और थी बंजर, ठीक है, बंजर। अब ये कितने हो गए? 4 प्रकार। तो 4 प्रकार या 4 भागों में क्या किया गया था? विभाजित। ऑप्शन हो जाएगा बी। अब ये पोलज क्या था? पोलज का मतलब होता है प्रत्येक वर्ष जिस भूमि पर कृषि की जाती है, प्रत्येक वर्ष उसे पोलज कहते हैं। भूमि की उर्वरता को प्राप्त करने के लिए जो भूमि कुछ समय के लिए खाली छोड़ी जाती है उसे परती भूमि कहते थे। जिसे 3-4 वर्षों तक बिना बोए छोड़ दिया जाता था उसे कहते थे चांचर। और बंजर, ये 4-5 वर्षों या इससे अधिक समय तक बिना बोए यानी कि जिस पर खेती या कृषि करना क्या था, मुश्किल होता था, वो थी बंजर। तो ये चांचर, पोलज, परती और बंजर 4 भागों में बांटा गया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। चांद बीबी निम्नांकित में से किस राज्य से संबंधित है? जो चांद बीबी है वो इसलिए फेमस है क्योंकि आपको पता होगा जो बीजापुर का शासक था अली आदिल शाह, उनके साथ इसका विवाह हुआ, लेकिन अपने पति की मृत्यु के बाद ही अहमदनगर वापस आ गई थी। तो इसका मतलब है जो चांद बीबी का संबंध है ना वो अहमदनगर से संबंधित है। अहमदनगर के मुगलों के साथ युद्ध में चांद बीबी ने बहादुरी के साथ अहमदनगर की रक्षा की, लेकिन उसे मुगलों से समझौता करना पड़ा और बरार का जो क्षेत्र था वो मुगलों को देना पड़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन प्रथम भारतीय था जिसने कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग कर स्वराज की मांग को उठाया था? तो ये बात है 1906 की। 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, दादा भाई नेहरू ने जो है स्वराज शब्द की मांग सबसे पहले उठाई थी। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग वैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन हम कांग्रेस के उसमें पूछें और पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, देखिए शब्द यूज़ दादा भाई नेहरू करेंगे, उससे पहले तो स्वामी दयानंद सरस्वती कर चुके हैं, लेकिन जो कांग्रेस के सेशन में वो दादा भाई नेहरू ने शब्द यूज़ किया था। और उसके बाद पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी ना, पहली बार कांग्रेस के लाहौर सेशन में की गई थी 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। अगला है 1896 में इथियोपिया ने किस यूरोपीय शक्ति को पराजित किया था? तो यहाँ पर इथियोपिया ने जो है वो किया था इटली को, ऑप्शन हो जाएगा ए। अल हिलाल नामक समाचार पत्र निम्नांकित में से किससे संबंधित था? अल हिलाल, तो ये अल हिलाल जो है ये संबंधित है अब्दुल कलाम आज़ाद से, ठीक है ना। एक साप्ताहिक समाचार पत्र था ये। मुसलमान युवकों को क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति प्रोत्साहित, मोटिवेट करना और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देता था।
निम्नांकित में से किसने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की? राजगुरु, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या सुखदेव? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भगत सिंह थे इन्होंने 1928 में लाहौर में सैंडर्स की गोली मारकर हत्या करी थी। जॉन सैंडर्स साइमन कमीशन के विरोध में किए गए आंदोलन में लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई थी तो उसके लिए उनको जिम्मेदार माना गया था। उससे इसी का बदला लेने के लिए जो भगत सिंह ने भगत सिंह और राजगुरु ने .32 mm की जो सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल कॉल्ड से जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नांकित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक का लेखन किया है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा और एग्जाम्स में पूछी जाती है। 1959 में एक बुक प्रकाशित हुई। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद की स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है और भारत के विभाजन के लिए धर्म से ज़्यादा राजनीति जिम्मेदार थी, ये भी इस पुस्तक में लिखा गया है। ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन से नहीं लगती हैं? तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर चीन से हम बात करेंगे तो चीन से लद्दाख की सीमा लगती है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल। तो ऐसा कौन सा है जिसकी नहीं लगती है? बिहार, क्योंकि बिहार की किसके साथ लगती है भाई? नेपाल के साथ लगती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है जिसका उद्गम नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर गांव की एक पहाड़ी से होता है, तो ये है आप लोगों की कौन सी? ऑप्शन है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। इसकी जो सहायक नदियाँ भी पूछी जाती हैं, पूछा जाता है कि जो प्राणहिता है वो किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। और इसके अलावा वेन गंगा और पेन गंगा भी पूछा जाता है, ये भी इसी की है। वर्धा रिवर भी गोदावरी की सहायक है। मंजरा रिवर भी इसी की सहायक है। साथ में जो इंद्रावती पूर्णा है वो भी इसकी क्या है? सहायक है। और इसके अलावा एक सबरी भी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, नासिक से इसका उद्गम होता है और इसमें आकर बहुत सारी रिवर्स मिलती हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट बताया है मैंने, एक प्राणहिता, वेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा, इंद्रावती। इंद्रावती को छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन, इनकी जीवन रेखा भी कहते हैं, वो भी इसकी है सहायक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सिंधु जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का प्रतिशत उपयोग कर सकता है। तो इसके तहत आप बताइए जल्दी से क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो देखिएगा, जो सिंधु जल समझौता था पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था और जो 6 नदियां थी उन 6 नदियों के पानी का बंटवारा यहाँ पे तय हुआ। भारत से पाकिस्तान को जो जाती 3 पूर्वी नदियाँ जिसमें रावी, व्यास, सतलज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार। जो बाकी बची से पश्चिमी नदियाँ झेलम, चिनाब, सिंधु, इनके पानी के बहाव को जो है वो जो उसका यूज़ कौन करेगा? पाकिस्तान। और संपूर्ण जल का 20% यहाँ पर उपयोग कर सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, धुआंधार प्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जबलपुर एमपी के अंदर आता है। धुआंधार नर्मदा रिवर पर आपका बना हुआ है, ठीक है। और विश्व प्रसिद्ध संगमरमर के पत्थरों पर ये क्या है? गिरती है। नदी की ऊपरी धारा जल की सूक्ष्म बूंदों से एक धुएं जैसा झरना बन जाता है और इसी कारण इसे क्या बोला जाता है? धुआंधार, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। नेशनल पार्क आप लोगों को, राष्ट्रीय उद्यान और उनका राज्य आप लोगों ने देखना है। तो देखिएगा, बात करते हैं यहाँ पर गिर के बारे में। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है एशियाई सिंहों यानी कि शेर के लिए जो है एकमात्र निवास माना जाता है और फेमस भी इसी के लिए है। गिर जो वन संरक्षित क्षेत्र है, इसकी स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को प्रोटेक्ट यानी कि संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी और 1965 में अभ्यारण्य का दर्जा भी इसे प्रदान किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं
तो गिर कहाँ पर है भैया? गुजरात में है, ना कि राजस्थान में है। मानस असम में है। दुधवा एकमात्र यहाँ पर एमपी है। कान्हा यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा एमपी में कान्हा है। कूनो जहाँ पर जो बाहर से जो है चीते लेके आए थे अभी, तो वो भी एमपी के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो 1975 की बात है जब इन्होंने ये काम किया था। एक जापानी पर्वतारोही रही हैं। और पहली भारतीय महिलाओं में बात करती हैं तो 1984 में हमारे भारत की बछेंद्री पाल ने जो है माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। लेकिन हम पृथ्वी के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो याद होगा जुंको तेबई हो जाएगा। जापानी पर्वतारोही थी। 1975 में इन्होंने काम किया। अगर भारतीय तरफ से पूछेगा तो फिर भारत में आ जाएंगी कौन? बछेंद्री पाल। पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए उचित क्रम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ना हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पृथ्वी की सतह से शुरू जो परत का काम होता है, नीचे आपको सबसे पहले क्या मिलती है भाई? यहाँ पर आ जाएगा क्षोभ मंडल आएगा। क्षोभ के बाद क्या आता है? समताप आता है। समताप के बाद मध्य मंडल आता है, फिर आयन आता है, फिर आपका हो गया बस। तो यहाँ पर आपको लगाइएगा। पहले क्या है? क्षोभ मंडल सेकंड वाला आएगा, फिर समताप मंडल फर्स्ट आएगा। तो आपका देखिएगा ये तो कैंसिल हो गया है और ये भी कैंसिल हो गया है। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। उसके बाद क्या बताया था मैंने? उसके बाद मैंने कहा था कि मध्य मंडल आता है। मध्य मंडल में फोर्थ, यानी कि ये भी आपका कैंसिल। ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। और लास्ट में आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, जो क्षोभ मंडल है वायुमंडल की सबसे निचली परत इसको माना जाता है, जिसकी जो हाइट है विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुव पर 8 किलोमीटर है। ये परत 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। समताप मंडल सीमा के ऊपर मध्य मंडल है, जिसका विस्तार 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और मध्य मंडल सीमा के ऊपर 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है? आयन मंडल है। आयन मंडल से रिलेटेड आपने कल भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा अफ्रीकीय महाद्वीप से नहीं गुजरती हैं? क्योंकि जो ग्लोब पर रेखाएं खींची गई हैं, ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो ये क्या है? इमेजिनरी लाइन से काल्पनिक लाइन है। तो काल्पनिक रेखा ऐसी कौन सी जो अफ्रीका से नहीं गुजरती है? तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अफ्रीका से नहीं गुजरती है। ठीक है। और 1884 में वॉशिंगटन में हुई संधि के बाद 180 डिग्री जो यामोत्तर के लगभग एक काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई थी, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके पश्चिम दिशा में पहुंचने पर एक दिन घट जाता है। यहाँ पर आप लोगों का क्या है? 180 डिग्री है। इससे जब पश्चिम की तरफ जाएंगे तो घट जाएगा टाइम, आगे की तरफ पूर्व की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ता है। इसीलिए हमारे जो इंडिया का टाइम है वो कितना है? 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः मानचित्रों से नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नीले रंग का जो हम प्रयोग करते हैं जलाशयों को रोकने के लिए करते हैं। ठीक है, जलाशयों को दर्शाने के लिए, जलाशयों को दर्शाने के लिए। अगला है यहाँ पर, खनिजों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सभी खनिज क्या होते हैं? धात्विक अधात्विक होते हैं। तो ये क्या है? गलत है। कल भी इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था। निम्न में से कौन सा उपाय तटीय और शुष्क प्रदेशों में हवा से होने वाले मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है? तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है तटीय और शुष्क प्रदेशों में हवा से। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रक्षक मेखला। क्या हो जाएगा? रक्षक मेखला। यानी कि खेतों में पेड़ों को कतारों में लगाकर भी पवन की गति को कम कर अपरदन को रोका जा सकता है। ऐसे पेड़ों की कतार को रक्षक मेखला कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है वो है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, अधिक सिंचाई। ठीक है ना। पंजाब में हरित क्रांति के बाद बहुत मात्रा में रासायनिक उर्वरक का यूज़ और अधिक सिंचाई का उपयोग किया गया, जिस कारण कुछ समय तक उत्पादकता में तो सुधार हुआ, लेकिन दीर्घकालीन रूप से यहाँ की जो भूमि है ना वो बंजर बन गई।
बंजर बना दिया था, तो इसी ही कारण है। निम्नांकित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित नहीं है? देखिएगा, जो परियोजना है उसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल है। तो फिर और ये गुजरात के अंदर नर्मदा नदी पर बनाए गए एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो ये इसमें कौन सा नहीं है? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का जो उद्गम है वो उद्गम स्थल भारत में नहीं है, यानी कि भारत से बाहर होता है? तो आपने देखा होगा कि जो ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, सतलज है और एक घाघरा रिवर है, इनका जो उद्गम स्थान है वो हमारे क्या है? तिब्बत वाले मानसरोवर झील के पास से होता है, सिंध का बाब हिमनद से। सतलज नदी मानसरोवर झील के पास से होती है। देखो, सिंधु नदी का तो मैंने बता दिया है, सिंधु नदी कहाँ से होती है। फिर मैंने बोला इसके बाद सतलज मानसरोवर के पास एक राकशताल वहाँ से निकले। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के पास से चेमा युंगडू ग्लेशियर से निकलती है। घाघरा नदी मानसरोवर के दक्षिण में गुर्ल मंडोता से निकलती है। बात रही गंगा की, तो गंगा तो आप सभी को पता है। तो ऐसे में आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर भारत में झूम कृषि का समानार्थी और प्रदेश दिया गया जो हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्या होगा। झूम कहाँ पे, कौन से एरिया में कहते हैं? कुमारी कहाँ बोला जाता है? वाल्टेरे और पोडू। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करती हूँ कि भारत में कृषि, झूम कृषि की बात करेंगे ना, तो झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में इसे बोला जाता है। कुमारी की अगर बात करते हैं तो कृषि जो है ये पश्चिमी घाट वाले एरिया में बोली जाती है। तो 2-4 हो जाएगा। 2-4 किस में आ रहा है? दोनों में आ रहा है, तो ऑप्शन सी और डी कर देते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं वॉल्टेरे, तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वॉल्टेरे हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो 2-4, तो ये भी चला गया। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका लॉक होता है। और पोडू कहाँ पे कहते हैं? यहाँ पे कहते हैं आपका आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। झूम कृषि में पहले वृक्ष और वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और फिर साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके उसमें बीज बोए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत्त पर्वत है? भ्रंशोत्त पर्वत है। जल्दी से बताइएगा कमेंट करके 132 का आंसर। और इसका मतलब है भ्रंशोत्त पर्वत का मतलब होता है खिंचाव के कारण धरातलीय जो भाग होते हैं उसमें दरार या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग क्या होता है? ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के पास ऊंचे उठे भाग को ब्लारू यानी कि भ्रंशोत्त पर्वत कहते हैं। तो इनमें से ये आपका आता है भाई वॉशजेस पर्वत, ऑप्शन आपका डी। और ये पूछा जाता है, वर्तमान में राजनीतिक संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? तो अगर आपको राजनीतिक संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी लगती है वर्तमान में? सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची संबंधित है, किससे संबंधित है चौथी अनुसूची? तो चौथी अनुसूची भैया राज्यसभा से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्यों होगा? जो अनुसूची वहाँ पर राज्य और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है लुप्त किया गया है? तो आप सभी को पता होगा कि इसको जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाया गया था। और कहाँ पे डाला गया? पहले जो 31 था वहाँ से रिमूव करके 300A में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला है, भारत में किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसमें संचार प्रणालियों में सुधार, देश की कृषि, ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा आदि में सुधार करना, साथ ही सामाजिक न्याय, आत्मनिर्णय अधिकारिता, मानवाधिकार, सामूहिक कार्य, सामुदायिक विकास के सिद्धांत थे। 1952 में इसकी शुरुआत होती है। वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र मौजूद है कहाँ? तो ये कहाँ पे आ जाएगा? यूनाइटेड किंगडम में है। अमेरिका में लोकतंत्र है, चीन में साम्यवाद है, सऊदी अरब में राजशाही शासन व्यवस्था है। तो ऐसे में यूके आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कौन सा है लिखित संविधान जिसके पास नहीं है?
ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन, ब्रिटेन के पास नहीं है। और परंपराओं और अभिशमय पर आधारित है ये, ठीक है। भारत, स्विट्जरलैंड तथा अमेरिका में लिखित है, जो राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुदृढ़ धरातल प्रदान करता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्य के मुखिया के पास होती है कौन सी पावर्स? तो ना देखो, जो संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्य का मुखिया होता है ना, उसको क्या होता है, नाम मात्र की होती है, नाम मात्र की होती है। भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान है। हालांकि जो हमारा संविधान है वो कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का सर्वोच्च प्रधान होगा, परंतु देश की शासन व्यवस्था की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में होगी। तो ये नाम मात्र का हो गया, और वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है भैया? पीएम के पास होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोका या नजरबंद किया गया है तो निम्न में से न्यायालय के किस आदेश को दिया जाता है? तो यहाँ पर आप लोगों ने रिट पढ़ी होंगी आर्टिकल 32 के तहत। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोका या नजरबंद किया जाता है तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण के आदेश को पारित करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब इसके अंतर्गत बंदी बनाए गए व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष क्या करें? पेश करें, जिससे बंदी बनाए जाने के औचित्य की जांच की जा सके। ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा अधिकार गैर भारतीयों के द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है? तो ये आपका अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, ठीक है ना, याद रखना। शेष जितने भी हैं वो गैर भारतीय और भारतीय दोनों को ही प्राप्त हैं। तो ऐसे में आंसर हो जाएगा बी, कानून के समक्ष समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, भारतीय संसद का गठन होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कल भी बताया था क्वेश्चन मैंने आप लोगों को, ऑप्शन बी 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायतों में अधिकार दिया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय में एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, और सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति फ्रांस की न्यायिक प्रणाली से प्रेरित है, वहाँ से हमने ली गई है। तो ऐसे में ऑप्शन यहाँ पे सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है 1 माह के अंदर। 1 माह के अंदर संसद की अनुमति प्रदान करने के पश्चात यह 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाता है यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात घोषणा को वापस देने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उसे वापस लेने के लिए बाध्य। इंदिरा साहनीवाद 1992 किससे संबंधित है? कल भी आप लोगों को बताया था। तो ये रिजर्वेशन यानी कि ओबीसी रिजर्वेशन, ऑप्शन से अन्य पिछड़ा। सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों अंतर संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा था? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा भाई बी। तो ये थे भाई आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके काम के नहीं हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वो थोड़ा सा हटके हो जाते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में रिपीटेड हैं। तो सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।